स्वागत है एंजॉय विजडम वेल में और हमारे चैनल का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैनल जितना हमारा है उतना ही आपका भी। आज हम स्टीफन कोवी की क्लासिक पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पर नजर डालेंगे, जिसे हिंदी में अक्सर अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तियों की 7 आदतें या इसी तरह के शीर्षक से जाना जाता है। ये 7 आदतें सिर्फ साधारण सुझाव या तरकीबें नहीं हैं, बल्कि इस बात का संकेत है कि हमें खुद को और अपनी जिम्मेदारियों को किस नजरिए से देखना चाहिए। कोवी की मुख्य धारणा यह है कि वास्तविक बदलाव अंदर से शुरू होता है। बाहरी परिस्थितियों को दोष देने की बजाय हमें अपने आंतरिक मूल्यों को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारा सोचने का तरीका, हमारे काम करने का ढंग और दूसरों के साथ हमारा व्यवहार गहराई से प्रभावित होता है। यह केवल व्यवहार बदलने के बजाय हमारे चरित्र का विकास करने की बात करता है। कोवी का मानना है कि सच्ची प्रभावशीलता शाश्वत सिद्धांतों जैसे ईमानदारी, आदर, सहानुभूति और निष्पक्षता पर आधारित होती है, न कि केवल चालाकियों और तकनीकों पर। उनका उद्देश्य हमें और अधिक ईमानदारी और गहराई से जीने के लिए प्रेरित करना है। इन 7 आदतों को मिलाकर देखें तो वे हमें अपना जीवन लक्ष्य स्पष्ट करने, अपने कामों को अपनी मूल्यों से जोड़ने, सार्थक रिश्ते बनाने और लगातार विकसित होने में सहायता करती हैं। हर आदत अगली आदत पर आधारित होती है, जिससे एक सकारात्मक चक्र बनता है जो हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति को बढ़ावा देता है। आइए एक एक करके इन आदतों को समझते हैं। पहलकारी बने। कोवी की पहली आदत पहलकारी बने का मूल अर्थ यह है कि हमारे पास हमेशा ये चुनाव होता है कि हम बाहरी परिस्थितियों का जवाब कैसे दें। बेशक बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं, आर्थिक मंदी, पारिवारिक समस्याएं या अचानक हुए जीवन के उतार चढ़ाव, लेकिन कोवी बताते हैं कि पहलकारी प्रोएक्टिव और प्रतिक्रियावादी लोगों में बड़ा अंतर होता है। पहलकारी व्यक्ति अपना ध्यान उन क्षेत्रों पर केंद्रित करता है जिन्हें वह बदल सकता है, जबकि प्रतिक्रियावादी व्यक्ति उन घटनाओं या कारकों पर चिंतित रहता है जिन पर उसका वश नहीं चलता। जो लोग अपनी ऊर्जा ऐसे कार्यों या क्षेत्रों में लगाते हैं जहां उनका प्रभाव पड़ सकता है, वे धीरे धीरे अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाते जाते हैं और जिंदगी में सच में बदलाव ला सकते हैं। पहलकारी होना मतलब अपने विचारों और कर्मों की जिम्मेदारी लेना, बजाय इसके कि हालात हमें बहा ले जाएं। पहलकारी रवैया हमारी भाषा में भी झलकता है। उदाहरण के लिए, मैं ये नहीं कर सकता जैसे वाक्य को मैं चुनता हूं या मैं करूंगा से बदलना एक सशक्त पहल है जो हमें बेबस होने की जगह जिम्मेदारी उठाने के लिए प्रेरित करती है। यह हमारे दिमाग को संकेत देता है कि हम अपने जीवन की कहानी के लेखक। पहलकारी बने इस किताब की बुनियाद है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन की दिशा आखिरकार हम खुद निर्धारित करते हैं। अंत को दिमाग में रखकर शुरुआत करें, इन माइंड। दूसरी आदत हमें यह स्पष्ट करने के लिए प्रेरित करती है कि हमारी जिंदगी का बड़ा उद्देश्य क्या है। इसे कोवी पर्सनल मिशन या निजी मिशन कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने जीवन के अंत में हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। आप कौन सी बातें थी जिन पर आप हमेशा डटे रहे? किन लोगों पर आपने असर डाला? कौन से मूल्य थे जिन्हें जीना आपके लिए सबसे ज्यादा अहम था? इस व्यापक नजरिए से हमें रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों को भी उस चीज से जोड़ने में मदद मिलती है जो असल में हमारे लिए मायने रखती है। यह हमें अनावश्यक व्यस्तताओं में फंसने से बचाता है। अंत को दिमाग में रखकर शुरुआत करें, न केवल बड़े उद्देश्यों बल्कि छोटे छोटे लक्ष्यों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। किसी प्रोजेक्ट की योजना बनाते समय या परिवार के साथ सप्ताहांत बिताने की सोचते हुए, यदि आप मन में पहले से एक स्पष्ट तस्वीर बना लेते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आप ज्यादा केंद्रित रहेंगे और आपका समय सार्थक ढंग से लगेगा। यह आदत मूल रूप से सोच समझकर उद्देश्यपूर्ण तरीके से काम करने पर जोर देती है। कई लोग इस आदत को आत्मसात करने के लिए अपना व्यक्तिगत मिशन कथन लिखते हैं या सुबह उठकर अपने सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों पर विचार करते हैं। एक बार मन में खाका तैयार हो जाए तो हम जीवन में अनजाने में ऐसी चीजों का निर्माण नहीं करेंगे जिन्हें हम कभी चाहते ही नहीं थे। पहले जरूरी काम, फिर बाकी काम। तीसरी आदत दूसरी आदत के स्पष्टता वाले सिद्धांत पर आगे बढ़ती है। जब हमने अपने मूल्यों और जीवन मिशन को समझ लिया है, तब उन्हें अपनी दिनचर्या और जीवन शैली में डालना भी जरूरी है। कोवी ने एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, समय प्रबंधन सारणी की बात की, जो कामों को महत्वपूर्ण और तत्काल जैसी श्रेणियों में बांटता है। अक्सर लोग बहुत से ऐसे कामों में उलझ जाते हैं जो तत्काल तो हैं पर महत्वपूर्ण नहीं, जैसे लगातार फोन नोटिफिकेशन पर ध्यान देना या छोटी छोटी समय सीमाओं के पीछे दौड़ना, जबकि जो चीजें वास्तव में महत्वपूर्ण पर तत्काल नहीं हैं, जैसे रिश्तों को संवारना, भविष्य के लिए योजना बनाना या खुद का विकास करना, उन्हें टाल देते हैं।
पहले जरूरी काम, फिर बाकी काम का सार है अनुशासन। इसका मतलब अपने सबसे जरूरी मकसदों को प्राथमिकता देने के लिए तैयार रहना, भले ही वो हमेशा आसान या सुविधाजनक न हो। मसलन दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करना या परिवार के साथ वक्त बिताना, बजाय इसके कि हम औरों की मांगों या अपेक्षाओं के पीछे भागते रहें। कभी कभी इसका अर्थ यह भी होता है कि उन कामों को ना कह दें जो हमारी मुख्य प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाते। इस आदत को अपनाने से हम रोजमर्रा के कामकाज को अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ संरेखित अलाइंड कर पाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सोचना जीत जीत। चौथी आदत पहली बार सीधे तौर पर इस बात पर ध्यान देती है कि हम दूसरों के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। परंपरागत सोच के अनुसार अगर एक व्यक्ति जीतता है तो दूसरे को हारना पड़ता है। कोवी इस सोच को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि आपसी सहयोग से ऐसे समाधानों तक पहुंच सकते हैं जिनमें दोनों पक्षों को लाभ पहुंचे। इससे रिश्तों में भरोसा मजबूत होता है। यह आदत पर्याप्तता अबंडेंस की मानसिकता से जुड़ी है। आप विश्वास करते हैं कि अवसर और संसाधन सबके लिए पर्याप्त हैं, न कि कमी की मानसिकता से, जो मानती है कि दुनिया में अच्छे अवसर सीमित हैं। व्यावहारिक रूप से देखें तो जीत जीत का मतलब उन तरीकों की तलाश करना है जिससे किसी भी आपसी सहयोग या लेन देन में सभी पक्ष सम्मानित महसूस करें और लाभान्वित हों। यह किसी व्यावसायिक समझौते के दौरान दोनों पक्षों को संतुष्ट रखना हो सकता है, या निजी जीवन में किसी समस्या का समाधान इस तरह खोजना कि सबको लगे कि उनकी भावनाओं और हितों का ध्यान रखा गया है। साथ ही इसका अर्थ यह भी है कि जब दूसरे लोग सफलता पा रहे हों तो हम बिना ईर्ष्या के उनका उत्सव मना सकें। यह एक ऐसा मानसिक परिवर्तन है जो मैं बनाम तुम की जगह हम पर केंद्रित हो जाता है। एक साथ हम क्या नया बना सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाए जाने की सीख। फर्स्ट अंडरस्टैंड। पांचवी आदत अच्छी संवाद कला की नींव है। आमतौर पर हमारी आदत होती है कि हम अपने विचार दूसरों को सबसे पहले बताना चाहते हैं, मानो उन्हीं में सारी अहमियत छिपी हो। मगर कोवी इसका उल्टा करने को कहते हैं। पहले पूरी सहानुभूति और सक्रिय सुनने के साथ दूसरे की बात को समझ चाहिए, फिर अपनी बात रखनी चाहिए। जब कोई यह महसूस करता है कि उसे वास्तव में सुना गया है तो उसकी रक्षात्मक प्रवृत्ति शांत हो जाती है और सच्चे संवाद की शुरुआत होती है। यह सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि वाकई दूसरों की दुनिया को उनकी नजर से देखने की कोशिश करना है। मुमकिन है कि आपका कोई सहकर्मी कुछ डेडलाइन को लेकर तनाव में हो जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं थी, या शायद आपका पार्टनर किसी ऐसी उलझन को लेकर परेशान है जिस पर आपने कभी गौर ही नहीं किया। ऐसे में थोड़ी दिलचस्पी और समय देकर उनके दृष्टिकोण को समझने से न सिर्फ आपको नई जानकारी मिलेगी, बल्कि सामने वाले को सम्मान और अपनापन भी महसूस होगा। और एक बार लोग देख लेते हैं कि आप उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, तब वे भी आपकी सलाह या दृष्टिकोण सुनने के लिए कहीं ज्यादा तैयार रहते हैं। इसे ही वास्तविक सहानुभूति की शक्ति कहते हैं। तालमेल से श्रेष्ठता। छठी आदत टीम वर्क या सामूहिक प्रयास की सही शक्ति के बारे में है। जब हम सिनर्जी तालमेल से श्रेष्ठता करते हैं तो विभिन्न नजरियों, कौशलों और क्षमताओं को ऐसे जोड़ा जाता है कि अंतिम परिणाम उन सबके साधारण जोड़ से भी बेहतर होता है। कोवी इस आदत को वास्तविक सहयोग का रूप बताते हैं, जहां अलग अलग विचारों को केवल सहन ही नहीं किया जाता, बल्कि उनका स्वागत किया जाता है और उन पर गंभीरता से विचार किया जाता है। इसके लिए विनम्रता की जरूरत पड़ती है। हमें यह मानना होता है कि कोई शायद ऐसा उपाय या दृष्टिकोण रखता हो जो हमारे अपने विचारों से बेहतर हो सकता है। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो यह बहुत विविध पृष्ठभूमियों और विचारों वाले लोगों के साथ मिलकर काम करने जैसा हो सकता है, जहां हर सदस्य को सुरक्षित महसूस हो और वे नए, असामान्य या अधूरे सुझाव भी साझा करने में हिचकिचाएं नहीं। ऐसे रचनात्मक विचार विमर्श और विचारों के टकराव से कुछ अनोखा और बेहतर जन्म ले सकता है। जब सच्ची सिनर्जी घटित होती है तो एक पल ऐसा आता है कि सभी सोचते हैं, अरे वाह, हम सब मिलकर जो बना पाए वह किसी भी एक इंसान की कल्पना से कहीं आगे है। अपनी धार तेज करते रहें। सातवीं और आखिरी आदत खुद को निरंतर नवीनीकृत ऋण करने पर आधारित है, यानी अपने शरीर, मन, हृदय और आत्मा का ध्यान रखना, ताकि हम बाकी 6 आदतों में भी लगातार बेहतर होते रहें। कोवी एक लकड़हारे की मिसाल देते हैं जो इतनी व्यस्तता में कभी अपनी आरी को धार नहीं लगाता। परिणाम स्वरूप आरी धीमे धीमे कुंद हो जाती है और लकड़हारे का काम धीमा व कठिन हो जाता है। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर हम कभी ठहरकर अपनी ऊर्जा को दोबारा इकट्ठा नहीं करते तो धीरे धीरे हमारी क्षमता घटती जाती है। अपनी धार तेज करना कई तरीकों से हो सकता है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, दिमाग को सक्रिय रखने वाली गतिविधियां, ध्यान, मेडिटेशन, सकारात्मक दोस्तों के साथ समय बिताना या कोई प्रिय शौक पालना।
सबसे अहम बात ने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं का ध्यान रखें। ऐसा करने से हमारे पास चुनौतियों से निपटने की ज्यादा ऊर्जा और रचनात्मकता रहती है। ये कोई विलासिता नहीं, बल्कि जरूरत है, क्योंकि हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास स्वयं मौजूद हो। इस तरह का सतत पुनर्नवीनीकरण हमें संतुलित और तत्पर बनाए रखता है। अगर आपको यह सारांश मददगार लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताइए इन 7 आदतों में से कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है और क्यों रोज इसे निभाना चुनौतीपूर्ण लगता है। अगर आप इन विचारों को विस्तार से समझना चाहते हैं तो पूरी किताब पढ़ने पर जरूर विचार करें। और अगर आप किसी और क्षेत्र में खुद को निखारना चाहते हैं तो हमारे चैनल एंजॉय विजडम वेल के अगले वीडियो को जरूर देखें। वहां मुलाकात होगी।